सबसे पहले बात चंपावत उपचुनाव की करते हैं। आने वाले 31 मई को चंपावत का सियासी रण होने वाला है और जिसके लिए दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने एड़ी टूटी का जोर लगाया हुआ है और इसको लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भाजपा की ओर से सीएम धामी यहां से उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गैतोड़ी मैदान में ताल ठोक रही हैं। लिहाजा आज भी भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज इस इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। भाजपा के कुछ नेता तो चंपावत में ही डेरा जमाए हुए हैं। बिल्कुल, और आज सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, गणेश जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव प्रचार की कमान थामेंगे। इसके साथ ही प्रभारी देवेंद्र यादव भी चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो चंपावत का सियासी रण दिलचस्प हो चुका है। चरम पर है चुनाव प्रचार, जहां दोनों तरफ दिग्गज पूरी कोशिश में है मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, लुभाने के लिए। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए भाजपा नेताओं ने चंपावत में डेरा जमाया हुआ है और सीएम धामी भी हर चुनौतियों का सामना कर प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। चंपावत का सियासी रण, किसका पूरा होगा प्रण? चंपावत उपचुनाव के लिए आखिरी एक हफ्ते का समय बचा है, जिसके लिए भाजपा प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं और इस अग्नि परीक्षा के लिए सीएम धामी हर चुनौती का सामना कर जनता के बीच जा रहे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। चंपावत में भारी बारिश के बीच सीएम धामी चलथी पहुंचे, जहां लोग सीएम धामी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने संबोधन कर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करने का वादा किया। भले मौसम कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं आप सब लोगों के बीच में अवश्य पहुंचूंगा और मुझे यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूँ। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका अच्छी शब्दों में धन्यवाद करूँ। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। चंपावत के सियासी रण में पुष्कर सिंह धामी को विजयी बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेता चंपावत में डेरा जमाए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 4 दिनों के दौरे पर हैं। चुनाव प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, रेखा आर्य और गणेश जोशी समेत कई विधायक भी चंपावत पहुंचे हैं। इस बीच खबर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत दौरे पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ चंपावत जिले में बाबा गोरखनाथ जी का एक बहुत बड़ा मठ है और कहते हैं कि गोरखपुर जाने से पहले मुख्य रूप में इसी मठ में ऐतिहासिक ज्योति तब से जल रही है और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए चंपावत आने का मौका भी योगी जी ले रहे हैं और मठ के दर्शन के लिए भी शायद आएंगे। बहरहाल चंपावत का उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव को जीतना जरूरी है, जिसके नतीजे 3 जून को आएंगे। चंपावत से एबीपी गंगा के लिए अनुज शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? यही नहीं, सीएम धामी चंपावत में जीत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें चूकी इसलिए रह जाए। इसीलिए सारे जरूरी काम एक तरफ और लोगों तक पहुंचने का काम वही है फोकस। रोड शो के जरिए वो पहुंच रहे हैं। चंपावत में कल सीएम धामी ने रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे।
देखिए बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। मदन कौशिक, चंदन रामदास, गणेश जोशी, रेखा आर्या, ये वो तमाम चेहरे जो लगातार डेरा जमाए हुए हैं चंपावत में, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पास करना ही होगा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहने के लिए, विधानसभा पहुंचने के लिए। और देखिए भाजपा के लिए छोटा इलेक्शन हो या फिर कोई बड़ा चुनाव हो, वो सेम होता है। बहुत बड़े दिग्गज मोर्चा संभालते हैं और आपको ग्राउंड पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर भी वही तस्वीर हर दिन उभर करके सामने आ रही है। आगे और चंपावत उपचुनाव में देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का प्रचार करने चंपावत के टनकपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी वहां पर थे और साथ ही साथ भुवन कापड़ी वहां पहुंचे हुए थे। हमेशा खरकवाल भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने सत्ता पक्ष द्वारा शासन की शक्ति का दुरुपयोग करने का मुद्दा उठाया गया और चुनाव आयोग से इस बाबत गुहार लगाने की बात कही गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा को सत्ता का घमंड हो गया है। जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल हमें ये नहीं है कि मंत्री आ रहे हैं या शासन के लोग यहाँ बिठा दिए गए हैं, उस काम चुनाव आयोग देखेगा और उसके लिए हम चुनाव आयोग से बात करें। जिस प्रकार से यहाँ वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी के अलावा, जिलाधिकारी तो नॉर्मल होता, लेकिन जिलाधिकारी के अलावा जो जिस तरीके से वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएं, आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। दोपहर 3 बजे बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आ रही है। कर्नल अजय कोठियाल, ये नाम जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपकी ओर से विधानसभा चुनाव 2022 के कैंडिडेट थे। बड़ी विश्वास के साथ आपने इन पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया था, लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि दोपहर 3 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। और आपका दामन छोड़ने के बाद कयास लगाया जा रहा था, लेकिन लगता है अब कयासों पर विराम लग जाएगा। 3 बजे जब वो कमल थामेंगे और वो तस्वीर सामने आ जाएगी उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। देखिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। आज भी देवभूमि में जारी रहेगी बरसात और पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश की आशंका है। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बरसात का अलर्ट है और अधिकतर इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और देखिए 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और देखिए बारिश के बाद चारधाम मार्गों पर तापमान में गिरावट है। आज शाम तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। अब देखिए चारधाम यात्रा पर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा वो भी आप समझिए। चारधाम यात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ अगर लगातार बारिश होती है तो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात होंगी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश रहेगी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले ही भारी बारिश ने पहाड़ पर परेशानियों को बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ गई छत, ढह गई मकान। आसमानी आफत से खतरे में जान। देवभूमि में कुदरत का डबल प्रहार। महीना मई का है, लेकिन तबाही मानसून सीजन वाली है, क्योंकि अभी ठीक से मानसून भी नहीं आया। उससे पहले ही मसूरी में तबाही का ये मंजर है, जहां कई घरों के ऊपर से छत उड़ गई है और इलाके की बिजली ठप होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिस टाइम तूफान आया, सबसे पहले ऊपर वाली पोर्शन की सारी चदरें उड़ती हुई गई नीचे, जो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, उड़ती ही गई। उसके बाद ये वाला पोर्शन उड़ता हुआ गया पूरा। देखिए आप पीछे आपका पोल है, ये भी टेढ़ा हो गया। सारी चदरें मतलब नीचे जा चुकी, जो किसी काम की नहीं है। उनका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन माल का बहुत नुकसान हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ भारी बारिश को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई।
सुबह से उत्तराखंड में कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होगी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेंगी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 24 मार्च की शाम तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। 25 मई से मौसम साफ होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख मई की हो गई है और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी ये रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी। उत्तराखंड में जिन हिस्सों में ज्यादा बारिश हो रही है उसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी और चंपावत शामिल हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर कुमाऊं कमिश्नर की माने तो मानसून थोड़ा जल्दी आ सकता है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नाले जो नगर निगम क्षेत्र में है, रुद्रपुर में, काशीपुर में, हल्द्वानी में, इनको भी पहले से ही मैंने निर्देशित किया हुआ है सभी नगर आयुक्तों को कि इसको ये देखें। और नगर आयुक्तों को एक और अलग से मैंने निर्देश दिए हैं कि जब सुबह सफाई शहर में होती है तो कुछ कुछ दिनों में नगर आयुक्त फील्ड पे भी दिखें, ये देखने के लिए कि सफाई हो रही या नहीं। और ये भी ज़रूर चेक करें जिसने हमारे रूल्स में, हमारे जो स्वच्छगण हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, वो भी ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई बोगस एंट्रीज हो रही हों और केवल अटेंडेंस हो रही हो, काम ना हो रही हो। ये देखना भी बड़ा आवश्यक है, विशेषकर नैनीताल में भी मैंने निर्देश दिए। बहरहाल पहाड़ पर आसमानी आफत के प्रहार की कहानी हर साल की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन और प्रशासन हर साल अपने इंतजामों की दुहाई देते हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए तो पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं पर ये बारिश राहत वाली है तो कहीं पर आफत वाली है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं, अपडेट जान लेते हैं। हमारे साथी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, आप छतरी के साथ में आप हैं, बारिश हो रही है, वहां पर तस्वीरें दिखाएं और बताएं कैसा है मौसम का हाल। बिल्कुल दीपा, देखिए झमाझम बारिश है उत्तराखंड में, पहाड़ हो या मैदान लगातार बारिश हो रही है। 21 तारीख की शाम से मौसम बदल गया था और लगातार बारिश है। और ये भी हम बता दें कि आज शाम से मौसम से कुछ राहत मिल सकेगी। इस तरीके से आपने कहा क्योंकि मौसम जब बदला है तो तापमान में गिरावट भी आई और इसके साथ ही साथ कई जगहों पर बारिश ने नुकसान भी किया। इस वक्त मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में भी अगर आप देखेंगे तो पूरी रात से झमाझम बारिश हुई है और अभी जो हल्की बारिश का सिलसिला है वो भी अभी यहाँ पर लगातार जारी है। तो तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से बिजली संकट उत्तराखंड में चल रहा था, तो जो यूजेवीएल के जो यहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर पानी बढ़ा है, तो ऐसे में बिजली के उत्पादन में बहुत अच्छी ये बारिश मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, ऐसे में केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, इन खास 2 धामों की अगर बात करें तो कई बार यात्रा को यहाँ पर बारिश की वजह से रोकना पड़ा है, मोमेंट रोकना पड़ा है यात्रा का। तो ऐसे में अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट आज भी लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में जो लगातार जो तस्वीरें खासतौर पर पहाड़ों से आ रही हैं, कहीं पर जो है छत की जो चादरें हैं वो उड़ गई हैं और तमाम जगहों पर जो है भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, कई जो सड़क मार्ग हैं वो अवरुद्ध है, तो उनको भी तमाम चीजों को ठीक करने की जो कोशिश है वो लगातार जो है जारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जब मौसम बदला तो जो तापमान यहाँ पर बढ़ रहा था, मायने रखती है किस तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है सब कुछ। शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का भी रुख करते हैं, जहां पर बात होगी रामपुर की। बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे आजम खान, ये बड़ी खबर आ रही है। मुलायम और अखिलेश से नाराजगी बताई जा रही है और रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि बजट सत्र की कार्यवाही में आजम खान शामिल नहीं होंगे। कल जिस तरीके से उन्होंने शपथ लिया था, इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो कार्यवाही में शामिल होंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी और अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी सीट भी ठीक अखिलेश के बगल में थी। कल आपको हमने पूरी डिटेल तस्वीरें दिखाई थी, जानकारी भी दी थी, लेकिन ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी सहयोगी उबैदुर से लेते हैं। उबैदुर, कल तक तो ये लग रहा था, उन्होंने खुद कहा शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये अचानक से बदलाव कैसे? देखिए, आजम खान कुछ जरूरी मीटिंगें निपटाने में लगे हुए हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आजम खान काफी नाराज हैं, आहत हैं पार्टी से, जिस तरह से उनके साथ कैसी मीटिंग 27 कैसी मीटिंग उबैदुर? कल तो उन्होंने खुद कहा था कि कार्यवाही में शामिल होंगे, शपथ लिया था, सबको उम्मीद जगी थी कि अब बगल वाली सीट है अखिलेश की। अब कौन सी ऐसी मीटिंग है?
देखिए, अखिलेश यादव की बगल वाली सीट पर बैठने वाली जो अटकलें हैं वो बिल्कुल एक अटकलें समझ लीजिए, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि आजम खान जब नाराज हैं तो वो आसानी से राजी नहीं होते हैं और आजम खान को मनाने की कोशिशें जारी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन आजम खान अपनी बात के बहुत पक्के और मजबूत और डिग रहने वाले नेता हैं। आजम खान को जितना हम जानते हैं, हमें नहीं लगता कि आजम खान अभी बहुत जल्दी बराबर में जाकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये उनके राजनीतिक कैरियर की बात है। और आजम खान जितने खफा हैं, उससे हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आजम खान कुछ खास लोगों से मीटिंगें करने का प्लान कर रहे हैं। लोगों से मीटिंग, चलिए उबैदुर, इशारों में लग रहा है कुछ बड़ी अपडेट भी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बातचीत भी की थी, लंबी बातचीत हमने दर्शकों से साझा की थी, हमारे सहयोगी उबैदुर ने जब बात की थी आजम खान से, और बड़ी खबर अब यही है कि बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे आजम। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं, योगी कैबिनेट के मंत्री फिर से मंडलों का दौरा करेंगे। मंत्री समूह के कुछ मंत्रियों के प्रभार जरूर बदल दिए गए हैं, जैसे कि बेबी रानी मौर्य को बस्ती मंडल का दौरा करना होगा। मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल का दौरा करेंगे। पहले कानपुर मंडल में जितिन प्रसाद को जिम्मेदारी मिली थी दौरा करने की, लेकिन अब योगेंद्र उपाध्याय संजय निषाद की जगह आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे। नंदगोपाल नंदी बरेली के बजाय झांसी मंडल का दौरा करेंगे। सुरेश खन्ना मेरठ मंडल का दौरा करेंगे। अब ये मंडल बदलने के पीछे की क्या रणनीति है, समझते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से। अनुभव, क्या देख करके, क्या सोच समझ करके मंडलों को बदला गया है और क्या डिफरेंस होगा पिछली बार के दौरों से इस बार के दौरे में? देखिए, सबसे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडलों के लिए 18 मंत्री समूह गठित किया था, तभी ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट आप लोगों को इसी मंडल का प्रभार रहेगा। अभी पहले आप इस मंडल में जाइए, वहाँ पर सारी चीजों को देखिए, फिर आगे इसको चेंज करेंगे। और चूंकि सारे जो मंत्री समूह थे, 18 मंत्री समूह, वो पहले चरण में आप देखिए तो अलग अलग जो उनके मंडल थे, उससे जो जितने जिले जुड़े थे, सब जगहों पर गए, सबने अपनी रिपोर्ट जो है 15 मई तक मुख्यमंत्री को सौंपी। और उसके बाद अब ये तय हुआ है कि दूसरा चरण 10 जून से शुरू होगा और इसमें भी प्रभार बदले गए हैं। जैसे आप देखिए, लखनऊ की जिम्मेदारी अभी तक वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के पास थी, तो अब वो जिम्मेदारी कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही को सौंपी गई है। इसी तरीके से बिजनेस पार्टनर, अब ये देखना होगा अनुभव कि किस तरीके से हैंड ओवर होता है। जिस मंत्री का जो अनुभव रहा है वो उस पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकता है, उसकी फीडबैक ले सकता है, फॉलो अप ले सकता है। अब उसकी जगह कोई दूसरा मंत्री जाएगा तो प्रॉपर हैंडओवर जरूर चाहिए होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है हादसे की। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। देखिए, ट्रक और कार की टक्कर इतनी जबरदस्त कि 5 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के ये 5 लोग बताए जा रहे हैं। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। बुलंदशहर से केदारनाथ, ये देखिए, ये सभी जा रहे थे कार सवार और अचानक से हादसा होता है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। ट्रक और कार की जबरदस्त ये टक्कर, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजह बताई जा रही है और घायलों की स्थिति कैसी है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज बुलंदशहर में सुबह लगभग 4:30 बजे ये दुखद हादसा हुआ है और NS 235 पर खुशालपुर के पास हादसा हुआ, गुलाब की रोड पर, जहाँ जो एक ट्रक था वो खराब होने के कारण साइड में खड़ा हुआ था। जब जो श्रद्धालुओं से भरी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी अचानक ही ट्रक खराब, क्योंकि ड्राइवर को शायद लगा होगा कि ट्रक चल रहा है, लेकिन वो एकदम से पीछे जा घुसा ट्रक के, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जो 6 लोग हैं वो घायल हैं। जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, DMS सभी सही मौके पर हैं और साथ ही जो जिनकी मौत हुई है उनका सब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने साल भेज दिया है, क्योंकि आज सुबह दिन निकलते बड़ा दुखद हादसा जो है वो सामने आया। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बेहद दुखद ये खबर, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए कार से सवार घर से निकले थे एक परिवार के 5 सदस्यों की जिंदगी चली गई। और इसी पर स्नेहा जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। सर, मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और SSP साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम लोग अस्पताल में जो घायल उनका इलाज भी कर